हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन कोचिंग और भगवान स्टडी सेंटर। मैं निधि आप लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बता रही हूँ, जिसमें सबसे पहले हमने पाषाण काल को पढ़ा, उसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता और आज हम लोग महाजनपद को पढ़ेंगे। देखिए, पाषाण काल से ही हमने देखा कि किस तरीके से मानव अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता चला गया, आर्थिक स्थिति में प्रगति करता चला गया और एक सभ्य समाज की ओर बढ़ा और एक सभ्यता का निर्माण किया। ठीक है, उसने एक सभ्य समाज से सभ्यता का निर्माण करना शुरू कर दिया। जैसे कि हम लोग देखते हैं, मध्य पाषाण काल से ही हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं और उसके बाद फिर नव पाषाण काल में कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, जो कि आर्थिक स्थिति की ओर प्रगति का और संकेत करता है, प्रगति की ओर संकेत करता है। और उसके बाद वैदिक सभ्यता में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से कृषि का विकास होता है, कृषि के क्षेत्र में वो लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में जब से लोहे का प्रयोग होने लग गया, लोहे का साक्ष्य प्राप्त हुआ, तब से जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही मानव का मजबूत हो गया था। मानव के द्वारा लोहे के प्रयोग के कारण आर्थिक स्थिति से उस काल में एक जो परिवर्तन आया, उससे जो सामाजिक असर पड़ा, उसके बाद राजनीतिक असर। क्योंकि देखिए, जब आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो सामाजिक जो अवस्था होती है, जो व्यवस्था होती है, वो व्यवस्थित रूप से हो जाती है। और जब आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र व्यवस्थित रूप से रहता है तो राजनीतिक क्षेत्र पे प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। यानी कि राजनीतिक में भी आगे हम लोगों को देखते हैं कि प्रगति मिलता है। ठीक है, विकास होता है, विस्तार होता है राजनीतिक क्षेत्र का भी। तो जब आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत होने के कारण हम लोग महाजनपद काल में देखेंगे कि राजनीतिक क्षेत्र में भी विस्तार हुआ। ठीक है, और महाजनपद का देखिए क्या अर्थ है। महाजनपद का कि हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले मानो कबीला के रूप में, देखिए पहले सबसे पहले तो मानो अस्थायी जीवन व्यतीत करता था, उसके बाद मानो जब स्थायी रूप से रहने लग गया तो वो एक कबीले के रूप में रहता था। जब कबीला एक बड़े समूह में रहना शुरू कर दिए तो उसे जन कहा गया, और जन जब बड़े समूह में रहना शुरू कर दिए तो उसको जनपद कहा गया, और जनपद जब बड़े स्तर पे हुआ तो उसे महाजनपद कहा गया। ठीक है, और तो इसी समय महाजनपद काल, जिसका मतलब समय है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, इसी समय हम लोग देखते हैं कि एक तरफ जहां महाजनपद का उदय हुआ था, जहां इन लोग अपनी मजबूती को, आर्थिक स्थिति को, राजनीतिक स्थिति को बेहतर कर रहे थे, उधर उसी तरफ दूसरी तरफ जो देखते हैं हम लोग कि धार्मिक क्रांति का भी उदय हो रहा था। जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और प्राचीन सनातन धर्म का भी उदय इसी समय हो रहा था। ठीक है, तो महाजनपद काल को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये आगे हमारे जो, अब देखिए, ये जब इनकी राजनीतिक स्थिति मजबूत हो जाएगी तो उससे फिर क्या होता है, आगे मगध का उत्कर्ष होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्योंकि इन लोगों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों ही चीज़ें व्यवस्थित रूप से हो जाएंगी, मजबूत हो जाएंगी, तो आगे हम लोग देखेंगे कि वंशों का उत्कर्ष होना, उदय होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और धार्मिक क्रांति में भी काफ़ी हम लोग परिवर्तन देखेंगे। ठीक है, और इस काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। यहाँ से ये ऐतिहासिक काल की शुरुआत हो जाती है। अब देखिए, महाजनपद काल, जैसे कि मैंने इसका समय बताया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर लगभग 350 ईस्वी तक, सॉरी ईसा पूर्व तक। अब देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पे आर्थिक सामाजिक प्रगति ने राजनीतिक जीवन को परिवर्तित किया। जैसा कि मैंने बताया कि जब किसी भी समाज का, किसी भी सभ्यता का आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होता है, तो उससे सामाजिक प्रगति तो जरूर होता है। और जब आर्थिक और सामाजिक रूप से जब भी कोई समाज व्यवस्थित हो जाता है, प्रगतिशील होता है, तो राजनीतिक जीवन पे भी उसका परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, और विस्तार भी देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। देखिए, ये भी मैंने बताया कि पहले कबीला, पहले सबसे पहले तो वो मानव क्या था, अस्थायी जीवन व्यतीत करता था। उसके बाद वो कबीले के रूप में रहने लग गया। कबीला जब बड़े स्तर पे रहने लग गया तो जन कहा गया, जन से जनपद हुआ और जनपद बड़े स्तर पे महाजनपद कहलाया।
फिर इसका साक्ष्य कहाँ से महाजनपद का मिलता है? तो महाजनपद का जो साक्ष्य है वो हमें अंगुत्तर निकाय से मिलता है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग बौद्ध धर्म ग्रंथ। ठीक है, तो ऐसे क्लियर हो जाएगा। बौद्ध धर्म ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र है जैन धर्म ग्रंथ है। ठीक है, जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र, और यही हमारे पास महाजनपद का साक्ष्य है। इन्हीं दो से हमें महाजनपद के काल के बारे में पता चलता है। देखिए, महाजनपद काल के इतिहास को नहीं बताया गया है, साक्ष्यों की कमी के कारण हमें इसका इतिहास नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब महाजनपद काल का इतिहास देखने को नहीं मिलता है, जो केवल महाजनपद, उसकी राजधानी और अब जो वर्तमान में स्थिति है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, देखिए महाजनपद काल राजतंत्रात्मक था और गणतंत्रात्मक प्रणाली थी। यहाँ पे शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक था। राजतंत्रात्मक का क्या मतलब होता है? राजा के द्वारा जहाँ शासन चलाया जाए वो राजतंत्रात्मक होता है, यानी कि एक राजा रहेगा, उसके द्वारा संपूर्ण उस जनपद में महाजनपद का शासन चलाया जाएगा। ठीक है, तो वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था होगा और अधिकतर महाजनपदों में राजतंत्रात्मक ही व्यवस्था था। ठीक है, और एक था यहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्र मतलब होता है संघ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं संघ, मतलब संघ का मतलब होता है समूह। ठीक है, तो एक समूह को चलाने के लिए जैसे एक राजा को नियुक्त कर दिया जाता था मुखिया के रूप में, राजा के रूप में, तो उसे ही गणतंत्र शासन प्रणाली कहा जाता था। तो इस तरीके में कौन कौन आते, जैसे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जो थे वो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली के ही राजा माने जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमें देखिए 16 महाजनपदों का अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। ठीक है, 16 महाजनपद मिलते हैं। और देखिए भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय में उनके कुछ नामों में अंतर मिल सकता है, लेकिन टोटल 16 महाजनपद हमें मिलते हैं। अब देखिए एग्जाम के पर्पज से ये कैसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसमें ये राज्य और मतलब जो महाजनपद है और जो राजधानी है वो पूछा जाता है, या फिर उसका प्राचीन नाम पूछा जाएगा, या फिर आधुनिक क्षेत्र पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये महाजनपद और उसकी राजधानी के लिए एग्जाम के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। देखिए महाजनपद, राजधानी, वर्तमान स्थिति इसका मैं बताऊंगी, और मुख्य बिंदु मतलब इसकी विशेषताएं, ये किस किस रूप से मतलब ये महाजनपद जुड़े हुए थे प्राचीन काल में। ठीक है, जैसे देखिए मगध का राजगिरी। देखिए राजगिरी तो ये आधुनिक नाम है, लेकिन गिरिव्रज, ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ गिरिव्रज, ये प्राचीन नाम है। ठीक है, गिरिव्रज, मगध का जो प्राचीन राजधानी वो गिरिव्रज के नाम से जाना जाता है, और आधुनिक राजधानी राजगृह। ठीक है, और अभी वर्तमान में ये कहाँ है? पटना और गया वाला जो क्षेत्र है बिहार में है। ये पटना और गया वाला क्षेत्र जो है वो मगध का क्षेत्र आता था प्राचीन समय में। और इसकी सबसे विशेषता क्या है कि ये सबसे शक्तिशाली जनपद में आता था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। फिर आते हैं अंग, चंपा इसकी राजधानी है और वर्तमान में यह भागलपुर का क्षेत्र है। ठीक है, और ये प्रथम गणतंत्र था। ठीक है, प्रथम गणतंत्र में अंग आता है। और वज्जी वैशाली। ठीक है, वैशाली तो अभी भी ये बिहार का वैशाली क्षेत्र ही है, और इसकी विशेषता है कि बुद्ध का सर्वाधिक, यहाँ से मैं लिख देती हूँ, देखिए बुद्ध का सर्वाधिक वर्षावास। ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्षावास बुद्ध ने यहीं पे किया था, वैशाली में। ठीक है, काशी, वाराणसी, जिसकी वर्तमान स्थिति भी वाराणसी ही है, और यह आर्थिक राज्य के रूप में जाना जाता था प्राचीन समय में। ये आर्थिक राजधानी के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध था प्राचीन काल में। कौशल,
श्रावस्ती, फैजाबाद का वर्तमान क्षेत्र, ठीक है, मल, कुशीनगर और देवरिया, अभी वर्तमान स्थिति इसकी देवरिया है। और कुशीनगर जैसा कि हम लोग जानते हैं बुद्ध का महापरिनिर्वाण क्षेत्र है और ये इम्पॉर्टेंट भी है, ये एग्जाम में भी 2 बार 3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण का किस महाजनपद से संबंधित थे? बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस जनपद या किस महाजनपद से संबंधित था? ठीक है, वत्स, कौशाम्बी, अभी वर्तमान में इसकी स्थिति प्रयाग, ठीक है, इलाहाबाद प्रयाग में है, प्रयागराज, कुरु, इंद्रप्रस्थ, वर्तमान में यह दिल्ली है, ठीक है। और इंद्रप्रस्थ महाभारत काल से संबंधित जगह है, ठीक है। पांचाल, अहिछत्र, और वर्तमान में इसकी स्थिति फर्रुखाबाद है, ठीक है, फर्रुखाबाद है इसकी, वर्तमान में ये फर्रुखाबाद वाले क्षेत्र में है। और इस देखिए सूरसेन मथुरा, ठीक है, और मथुरा तो पता ही है कृष्ण की जन्मभूमि के लिए प्राचीन समय से ही प्रसिद्ध रहा है। मत्स्य, विराटनगर, ठीक है, और ये राजस्थान में है, ये राजस्थान का वर्तमान स्थिति इसकी राजस्थान है, ठीक है। चेदी, शक्तिमती या सोथिवती, ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शन आते हैं एग्जाम में, ये दोनों ही ऑप्शन एग्जाम में आएंगे, शक्तिमती या सोथिवती, कोई एक भी आता है इसका नाम। देखिए ये अभी आधुनिक नाम है और शक्तिमती प्राचीन नाम है, ठीक है। तो चेदी की राजधानी है शक्तिमती सोथिवती, और ये राजा शिशुपाल जिसका कृष्ण ने वध किया था, श्री कृष्ण के द्वारा वध किया गया था, ये वही राजा शिशुपाल है जो कि चेदी महाजनपद से संबंधित थे, ठीक है। अवंती, उज्जैन, ये अभी इसकी वर्तमान स्थिति तो सबको पता होगा मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और यहाँ से संबंधित राजा चंद्रप्रदोत, ठीक है। फिर अश्मक, पोतन या पोटली, पोतन प्राचीन नाम था और पोटली जो कि अब आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये देखिए ये आंध्र प्रदेश में है अभी इसकी वर्तमान स्थिति। और अस्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, ठीक है, एकमात्र महाजनपद अस्मक दक्षिण भारत का है। कंबोज, राजपुर या हाटक, राजपुर प्राचीन नाम था और हाटक आधुनिक नाम है, और ये भारत से बाहर यानी कि ये पता है कहाँ, अफगानिस्तान में है, ये अफगानिस्तान में है। और गांधार राजधानी है तक्षशिला, ये भी भारत से बाहर है और ये पाकिस्तान में है। देखिए अब देखिए ये जो तीन है मगध, अंगवज्जी, ये बिहार क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, बिहार राज्य में है। फिर काशी, कौशल, मलवत्स, ठीक है, ये यूपी में है और दिल्ली तो पता ही है। फिर उसके बाद ये पांचाल भी यूपी में आता है, ये भी सूरसेन भी यूपी में है, ये राजस्थान में है। फिर जैसा कि मैंने बताया अवंती, उज्जैन मध्य प्रदेश में है, अश्मक आंध्र प्रदेश में है, ये अफगानिस्तान में है और ये पाकिस्तान में है, ठीक है। या तो हम लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बिहार के राज्य को अलग कर ले, मतलब अगर नोट्स बनाए तो ऐसे कर सकते हैं कि बिहार के जो महाजनपद है उसको एक साथ लिख ले, यूपी के एक साथ लिख ले, और फिर जो अलग अलग क्षेत्रों के हैं उसको अलग अलग तरीके से लिख ले, तो इस तरीके से याद करने में भी इजी रहता है, ठीक है। तो आप देखिए मैंने आपको बताया कि भारत से बाहर 2 मिलते हैं, कंबोज और गांधार, ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कंबोज और गांधार। उसके बाद 5 यूपी में और 3 इसमें मिलते हैं, बिहार में मिलते हैं, ठीक है। और उसके अलावा एक राजस्थान, एक दक्षिण भारत और एक यहाँ पे क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। इस तरीके से हमने महाजनपद काल के बारे में देखा। और देखिए अब इसी से क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में आगे आया, तो यहाँ पे यहीं से मगध उत्कर्ष
होता है। ठीक है, मगध वंश का उत्कर्ष हमें देखने को मिलता है और साथ ही बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जो प्राचीन सनातन धर्म है वो धार्मिक क्रांति के रूप में भी इस समय हो रहा था। ठीक है, धार्मिक क्रांति भी इसे अपनी चरम पर थी। ठीक है, जिससे बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उदय होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे। ठीक है, जो कि महाजनपद के बाद ही ये एक धार्मिक क्रांति के रूप में हमारे सामने बौद्ध धर्म का उदय देखने को मिलता है। तो आज हम लोगों ने अपनी इस वीडियो में महाजनपद को देखा, फिर अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं बौद्ध धर्म के साथ। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।